हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 5 क्लास 6 का पूरा करने जा रहे हैं। और हमारा अध्याय है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। चलिए देखते हैं। चुनाव का दिन कौन सा दिन है? चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर एक मिनट दरअसल चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जवाब चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। भाई, आजकल जाते तो आज भी पहले हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ना हो जाए इसलिए जाते हैं। शंकर जी चलिए बताते हैं, लेकिन हम आज भी चुनाव करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है और हम अपनी मर्जी से अपना राजा और शासक प्रधानमंत्री चुनते हैं। चलिए, विधानसभा में हम अपना मुख्यमंत्री और ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। इस विषय से भटकते नहीं हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कौन सा यज्ञ होता था पुराने समय में? अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मान किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी योजनाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुसंधान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुसंधान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। भाई, ये पुरोहित कौन थे? पुरोहित उस समय के पंडित थे, जो शूद्र, जो गरीब जाति थी ना, वो लाती तो उपहार, तो उनको उपहार नहीं लेते थे। कहते नहीं, साइड में रख दो, ऐसा उनको आज्ञा नहीं दी जाती तो उपहार देने। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ। पेश के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे? बच्चों, आप सूची बनाकर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए कि कौन कौन से जाति शामिल हुई और किन्हें उपहार देने की आज्ञा नहीं थी। वर्ण क्या है? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों द्वारा अध्ययन करना।
अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। क्या कहते हैं भी, एक तो शूद्रों को नहीं करने दिया जाता था और महिलाओं को भी कोई आज्ञा नहीं थी भाई पढ़ने की और कुछ वेदों की रचना करने की उस समय। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता है। ये पंडित थे ना उस समय के पुरोहित थे, इन्होंने कहा भाई जन्म से जो कर रहे हो ना वही चलेगा काम। इन्होंने बहुत फैलाया उस वक्त भी और आज भी ये चलती आ रही परंपरा किसी हद तक। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा सभ्य को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। भाई पुरोहित को उन्हें राजा कहते थे, हम में श्रेष्ठ। कई समझदार थे तो बोलते थे हम में श्रेष्ठ, राजा हैं हम तो हम में श्रेष्ठ। पंडित कहाँ है, पुरोहित कहाँ है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। भाई शूद्र बोलेगा भाई मेरे को कोई काम करने नहीं दिया जाता, कहीं बोलने नहीं दिया जाता, बैठने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया जाता। भाई ये सही नहीं किया पुरोहितों ने, वो कहेगा बेचारा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुसंधान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। हम यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये क्या चीज़ें देखते हैं अभी। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये एक ऐसा पात्र है, इसके ऊपर कलाकारी की हुई है, चित्रित धूसर पात्र है ये। ठीक है, उस समय का ये पात्र है जिसके ऊपर कलाकारी की हुई है। बड़े लोग खाना खाते थे तो इस ऐसे पात्रों के अंदर उन्हें दिया जाता था। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं, दिखाते हैं अभी आपको। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसको लेख अध्याय 3 में नहीं था? जाकर अध्याय 3 में देखो ऐसी कौन सी फसल है जो इसमें है और अध्याय 3 में नहीं है, और कमेंट बॉक्स में आकर बताना। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरातत्वों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। भाई 16 महाजनपद हैं टोटल। कितने थे? 16 महाजनपद थे। इनका आगे विवरण दिया होगा, अगर दिया नहीं तो मैं बता दूंगा। पाठ अभी काफ़ी बड़ा है लेकिन हम इसे पूरा ही करेंगे। ठीक है, जनपद दिए हुए हैं। कुछ जनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद थे जो कि राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशील दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का
करते थे। मैं जनपद दिखाता हूँ कौन कौन से थे। ये मानचित्र 4 के अंदर महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर बताए गए हैं। चलिए, यहाँ पर ये कंधार पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। कुरु हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, पंचाल यहाँ पर है। कौशल और कौशंबी, वैशाली, मगध इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मगध। वज्जी था, ये छोटे राज्य थे। अंग था, अवंती था, और कौन सा रह गया इसमें। चलिए, इसमें और भी हैं, विशाली था, उज्जैन था, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया नहीं गया कंबोज जहाँ जनपद था जो, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के क्षेत्र था, लेकिन राजधानी उत्तर प्रदेश के करीब कहीं बताई गई है इसकी, कंबोज जनपद की। चलिए नीचे, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। क्या हो गया, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र के नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, क्योंकि चार दीवारी ऊंची ऊंची कर दी जाती थी जिससे कोई आ ना सके, आक्रमण ना कर सके, ठीक है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए इसके अधिक परिश्रम किया होगा। इसके लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः हाथ सिक्कों के रूप में दिया जाता था। इन सिक्कों के बारे में उल्लेख तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ये देखो, ये चार दीवारी ऊंची ऊंची कर रखी है, साइड में ये पहले खालिस्तान छोड़ दिया जाता था। खालिस्तान यानी नहर सी बना दी जाती थी, उसके बाद दीवार आ जाती थी, ठीक है, जिससे कि कोई अंदर जा ना सके, आक्रमण कर ना सके। कौशंबी किले की दीवार है, ये कहाँ की? कौशंबी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का विशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। चलिए, कर, उस समय टैक्स क्या था, कर क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए एक महीने के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। पशु पालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। खेटकों तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर भी देनी होती थी। जो जंगल से इकट्ठे करते थे उन्हें कहते थे वस्तुएं दे दो। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ? कृषि में परिवर्तन हुआ। मैं स्टार्टिंग में चलता हूँ। जो राजा प्राचीन गणराज्य हुए, जैसे धीरे धीरे विकास होता गया तो कृषि के अंदर क्या परिवर्तन आया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले किसके थे? लकड़ी के। अब किसके होने लगे? लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले लोहे की नहीं हुई थी, तो अब क्या हुआ? लोहा आने लगा है, इनके फाल बनाने लगे ये लोहे को। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धन के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। धान के पौधों का, धान जोना 1401 PV1 का रोपण शुरू कर दिया। अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास या दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर या कमकार करते थे, उन्हें कहा जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण मगध के पास देखते हैं। ये उन्हीं राज्यों के वज्जी और राज्य के बारे में बताया गया। मगध उस समय का बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जो आज बिहार क्षेत्र है उस समय का। मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने
के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी भाई। एक तो उस समय यातायात नहीं था, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से हो जाता था, जल मिल जाता था, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगल था यहाँ पे। ठीक है। उन्हें प्रशिक्षित सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा जैसे की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिम्बसार, अजातशत्रु। बिम्बसार का लड़का था अजातशत्रु। ठीक है। इन्होंने बिम्बसार को, अपने पापा पिता को मार दिया था बाद में गद्दी के लिए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2307 से पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। वज्जी वज्जी राज्य के बारे में बताया गया। जो उस समय वज्जी था, उसमें गण थे, संघ थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया है और संघ संगठन के रूप में किया गया है। ठीक है। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राजा था जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुसंधानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। भाई अभी भी स्त्रियां, दास नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं। बुद्ध व महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बहुत साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीव चित्रण किया हुआ हमें मिलता है। नीचे ये अजातशत्रु के बारे में बताया गया। वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों पर ध्यान देते। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतलबी संतों का सम्मान करेंगे। मतावलंबी, मतलबी नहीं है भाई, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उसके आने और जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई वज्जी अन्य महाजन पदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताने हैं भाई। अलग अलग महाजन पद हैं यहाँ पे। ये मैंने एक लाइन छोड़ी थी बीच में, ये रह गई। वज्जी संघ वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय से लिया गया है। ठीक है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, रह नहीं गई थी। जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। ये कुछ आगे दिया हुआ, इतना नहीं है। ठीक है, हो गया अपना कंप्लीट।